by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। आज नेपाल में दो तरफ से प्रदर्शन हुए। एक धड़ा चाहता है कि देश में राजशाही बहाल की जाए और नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह को फिर से सिंहासन पर बिठाया जाए। दूसरा धड़ा चाहता है कि लोकतंत्र बरकरार रहे। ज्ञानेंद्र नेपाल के इतिहास में 2 बार राजा बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 2006 में भारी विरोध के बाद उन्हें राजा का पद छोड़ना पड़ा था। इसके 2 साल बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही को खत्म ही कर दिया और देश में लोकतंत्र आ गया। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नेपाल भारत के उत्तर में बसा है। लगभग 1800 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा भारत और नेपाल को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं या काम करते हैं। दोनों देशों का सदियों पुराना साझा इतिहास रहा है। नेपाल उन चुनिंदा देशों में से है जहां भारत की तरह हिंदू आबादी बहुमत में है। भारत और नेपाल के आर्मी चीफ्स को एक दूसरे की सेना में जनरल की मानद उपाधि मिलती है। ये परंपरा 1950 से जारी है। इसके अलावा दोनों देश संस्कृति, सुरक्षा, व्यापार, बिजली जैसे मुद्दों के लिए भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो नेपाल के तुरंत बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। ये भारत के लिए बफर जोन की तरह काम करता है। अगर चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो उसका सीधा असर भारत के हितों पर पड़ सकता है। इसलिए नेपाल की राजनीति में कुछ भी छोटा बड़ा घटता है, उसके धमक भारत में भी सुनाई देती है। फिलहाल नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राजशाही की मांग उठ रही है। तो एक बार नेपाल की राजशाही का इतिहास समझ लेते हैं। 18वीं शताब्दी तक नेपाल 7 छोटे छोटे प्रांतों का गुच्छा था। गोरखा साम्राज्य के राजा पृथ्वीनारायण शाह ने एक अभियान शुरू किया। पूरे क्षेत्र के अलग अलग छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जो जीत मिली उसी से बना आज का नेपाल। साल 1768 में राजा पृथ्वीनारायण शाह ने शाह राजवंश की स्थापना की। शाहों ने आने वाली 2 सदियों तक देश पर हुकूमत की। 19वीं शताब्दी में राणा साम्राज्य उरूज पर आया, मगर इसमें सिस्टम कुछ बदल गया। राजा होते थे मगर असल ताकत प्रधानमंत्रियों के पास होती थी। राणा वंश के लोग ही प्रधानमंत्री थे। इसे कहते हैं कुलीन तंत्र। 20वीं सदी के मध्य तक ऐसा ही चला। फिर 1951 में एक आंदोलन हुआ, राणा शासन का खात्मा हो गया और राजा त्रिभुवन शाह को मिल गई सत्ता। इसके बाद मार्च 1955 में राजा महेंद्र ने सत्ता संभाली। साल 1959 में उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की। हालांकि राजा ने जरूरी ताकतें अपने पास ही रखी। साल 1972 तक महेंद्र गद्दी पर रहे और उनके शासन में राजनीतिक अस्थिरता और छिटपुट आंदोलनों का दौर चलता रहा। यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। इस बीच विरोध चलता रहा। देश में राजशाही की वजह से जनता बहुत खुश नहीं थी। गरीबी और गैर बराबरी से जनता त्रस्त थी। खासकर गांवों में लोगों के मन में राजतंत्र की धारणा भी बहुत अच्छी नहीं थी। सरकार को भ्रष्ट और अनुत्तरदायी के तौर पर देखा जाता था। माओवादी विचारधारा और अन्य कम्युनिस्ट क्रांतियों से प्रेरणा लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मकसद सिर्फ एक कि राजतंत्र को हटाया जाए और नेपाल को एक कम्युनिस्ट देश बनाया जाए। 13 फरवरी 1996 को माओवादी पार्टियों ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष। उन्होंने गंवई इलाकों में पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया, गुरिल्ला रणनीति अपनाई। इस संघर्ष की कीमत आम जनता ने चुकाई। हर बार की तरह जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, नेपाली सरकार ने अपना रुख कड़ा किया, सुरक्षा बलों को तैनात किया और आपातकालीन उपाय लागू किए। हालांकि मानवाधिकारों के हनन और गैर न्यायिक हत्याओं की वजह से आबादी नाराज थी। इससे विद्रोह को और ईंधन मिल गया। साल 2000 तक विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया था। विश्व भक्त दुलाल आहुति नेपाल के एक कवि हैं, माओवाद के समर्थक हैं, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद पर निशाना साधते हुए कविताएं लिखते हैं। साल 1990 के दशक में लिखी उनकी एक कविता का तर्जुमा सुनिए। तुम लेनिन की मूर्ति गिरा सकते हो, मार्क्स की थ्योरी के चिथड़े कर सकते हो, इंकलाब की तारीख को मिट्टी में दफन कर सकते हो, मगर सिर्फ मूर्ति क्यों? लेनिन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, गिद्धों को खिला दो, कौवों को परोस दो, क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं। अरे ए दौलतमंदों, ए दुनिया के सरमायादारों, तुम जो इंतकाम में नहाए बैठे हो, लहू बहाने में जो खुशी महसूस करते हो, सुनो। हम मुल्क हैं, हमें इख्तियार दो। हम कौमें हैं, हमें आज़ादी दो। हम आवाम हैं, हमें इंकलाब दो। इसी विद्रोह के बीच आया साल 2001 और नेपाल का शाही हत्याकांड हुआ। 2001 में पूरे राज परिवार की हत्या हो गई। राज परिवार में किंग ज्ञानेंद्र अकेले बचे, इसलिए उन्हें राजा बना दिया गया।
ज्ञानेंद्र कुछ समय तक तो चुनी हुई सरकार के साथ चले, फिर उन्होंने सरकार भंग कर दी। वो निरंकुश शासक बनना चाहते थे। अप्रैल 2006 में सभी लोकतांत्रिक पार्टियों ने मिलकर राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके कारण किंग ज्ञानेंद्र को कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया। नवंबर 2006 में प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड ने शांति समझौता कर लिया। वे लोकतंत्र की वापसी और नया संविधान बनाने जैसे मुद्दों पर सहमत हुए। अप्रैल 2008 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। मई 2008 में संविधान सभा ने राजशाही को खत्म कर दिया। नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। नेपाल का नया संविधान 2015 में अस्तित्व में आया। तब संविधान सभा ही देश की संसद बन गई। संविधान बनने के बाद पहला आम चुनाव नवंबर 2017 में कराया गया। आज के समय में नेपाल में राष्ट्रपति देश के मुखिया, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। अब हालिया विरोध पर लौटते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज दो बड़े प्रदर्शन आमने सामने थे। एक और सोशलिस्ट फ्रंट, जो गणतांत्रिक व्यवस्था बचाने और राजशाही की आवाज़ों के खिलाफ उतर रहा है। सोशलिस्ट फ्रंट में 4 बड़े वामपंथी दल शामिल हैं। ये सभी विपक्षी पार्टियां हैं: सीपीएन माओइस्ट सेंटर, सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट, नेपाल सोशलिस्ट पार्टी महेंद्र राय यादव गुट, नेत्र बिक्रम चंद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। इनके सामने दूसरी तरफ राजशाही समर्थक हैं, जो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। 28 मार्च को राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच जब भीषण झड़पें हुई, पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया। नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया, पत्थरबाजी की और सुरक्षा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के पास तिनकुने इलाके में हालात बेकाबू हो गए। वाहनों और घरों में आग लग गई। दंगाई भीड़ राजा आओ, देश बचाओ और भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रही थी। हालात काबू में करने के लिए तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक युवराज घिमिरे से बात की और उनसे वहां के मौजूदा हालात पूछे। प्रो मोनार्की रैली जो नेपाल में राज संस्था को बहाल करना चाहते हैं, उन लोगों का प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन। उसमें पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई, जिसमें कम से कम एक आदमी जो 29 साल के छात्र हैं, उनका मौत हो गया है। और शहर में कर्फ्यू, शहर के कुछ हिस्सा में कर्फ्यू लगाया गया है और सेना को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। अभी रात कैबिनेट का इमरजेंसी मीटिंग चलने वाला है, बुलाया गया है प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने, उन्होंने। और इसमें इसका संपूर्ण दोष वो पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर लगा रहे हैं और उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि राजा होने का एम्बिशन उनके लिए बहुत कॉस्टली हो सकता है। लेकिन जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। प्रदर्शनकारियों वाला जो संस्था है, उन्होंने 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को और प्रो रिपब्लिक पार्टीज को, फोर्सेस को, कल कि 1 हफ्ता के अंदर में आप पॉलिटिकल निगोशिएशन में आ जाइए, नहीं तो वो आंदोलन की दूसरे दौर का घोषणा करेंगे। बीते कुछ महीनों को देखें तो नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पूरे देश में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लोग पूर्व राजा के समर्थन में सड़कों पर भी उतर रहे हैं। 21 मार्च को नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूएमएल की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पार्टी के वो सभी लोग मौजूद थे जो वर्तमान सरकार में किसी पद को संभाल रहे हैं। इसके 3 दिन बाद 24 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पीएम ओली इन प्रोटेस्ट में भारत की भूमिका मान रहे हैं। 21 मार्च वाली मीटिंग के दौरान उन्होंने बात कही थी और ये भी कहा था कि 26 मार्च को संसद में भारत को एक्सपोज करेंगे। हालांकि 26 को ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने इस सिलसिले में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राजदूत केवी राजन से बात की। उनसे पूछा, नेपाल में बार बार राजशाही की मांग क्यों उठती है और केपी ओली के कथित आरोपों को कैसे देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में इसका बहुत भूमिका है। ये सच है कि पिछली बार जब मोनार्की को हटाया गया था कुछ साल पहले और माओवादी को मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी में लाया गया था, मोनार्की को खत्म किया गया था, शायद उस वक्त मनमोहन सिंह जी का सरकार जो था ऑफिशियल लेवल पे कुछ इंटरेस्ट लिया था इसमें, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाके
और आर्मी को से भी बात करके, नेपाल आर्मी से बात करके वहाँ पे हम ट्विन पिलर पॉलिसी के बारे में बात करते रहे ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि मोनार्की को भी सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन असल में जो हुआ वो यही था कि मोनार्की के खिलाफ मूवमेंट को एनकरेजमेंट मिला थोड़ा बहुत इंडिया का उस वक्त। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजिशन जो है नेपाल में वो शुरू हुआ, लेकिन उसका अभी तक अंत हुआ नहीं है, वो चलते आ रहा है। और इसमें ना गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी का कोई क्वालिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। तो हम जो आज नेपाल में देख रहे हैं वो एक रूटीन प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट तरीके का मूवमेंट दिख नहीं रहा है। ये सच है कि प्रो मोनार्की पार्टीज जो है और इंडिविजुअल्स जो है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जो एंटी पॉलिटिकल पार्टीज और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काफी सेंटिमेंट बढ़ गया है। लेकिन मेरे ख्याल से भारत इससे दूर रहना चाहता है। इसमें लेना देना भारत ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें भारत में का लेना देना कुछ नहीं है। ये नेपाल को तय करना होगा यदि वो मोनार्की वापस लाना चाहता है या नहीं लाना चाहता है। वो नेपाल अपने तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको तय करना होगा। नेपाल में आगे क्या होने वाला है? इन प्रदर्शनों का क्या अंजाम हो सकता है? देखिए, जब बांग्लादेश में कुछ महीने पहले एजिटेशन शुरू हुआ था, एक सिमिलर सिचुएशन था शेख हसीना के खिलाफ। और उसमें जब एजिटेशन बढ़ता रहा तो एक स्टूडेंट एजिटेशन से वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया जिसमें बाहर के देश भी इन्वॉल्व हो गए। और आज हम जो बांग्लादेश में देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया मूवमेंट बन गया है जिसमें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो जरूर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान सीधे तरीके से बांग्लादेश के साथ अग्रीमेंट हर सेक्टर में ला रहा है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस में। तो जब बांग्लादेश में इस तरीके का मूवमेंट शुरू हुआ, नेपाल में भी लोग पूछना शुरू किए कि बांग्लादेश के बाद क्या नेपाल अगला देश रहेगा साउथ एशिया में इस तरीके से। और उस वक्त ओली जी और दूसरे जो लीडर्स थे वो उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता क्योंकि नेपाल अलग तरीके का देश है, नेपाल में बांग्लादेश जैसा स्थिति आ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मूवमेंट बढ़ सकता है, जो पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है कि नेपाल में एक तरीके का पॉपुलर एक्सप्लोजन हो सकता है। शायद नेपाल का जो फौज है, आर्मी है, वो इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं रहेगा बांग्लादेश के तरीके से। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट बन सकता है जिसमें बाहर के देश भी इन्वॉल्व होंगे। यदि वो देखेंगे कि इसमें भारत दूर रहना चाहता है तो वो उसका भी फायदा उठा सकेंगे। और ये भारत के लिए पोटेंशियली एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन सकता है।